रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया नए आवासों का लोकार्पण। आबकारी टेंडर प्रक्रिया आरंभ, 10% बढ़ोतरी के साथ खुलेंगे टेंडर। कलेक्ट्रेट में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ले गई थाने। और भू माफिया बढ़ा रहा पंजे, मुक्तिधाम की जमीन पर किया कब्जा। खबरें अब विस्तार से। पुनर्घत्वीकरण योजना तहत आज उप मुख्यमंत्री ने नए आवासों का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा रीवा मध्य प्रदेश शासन की पुनर्घत्वीकरण योजना के तहत मेडिकल कॉलेज परिषद रीवा में नवनिर्मित कराए जाने वाले बहुमंजिला आवासीय भवनों के निर्माण एवं डेवलपमेंट कार्य के लिए आज मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, परिषद अध्यक्ष नगर निगम वेंकटेश पांडे, संभागीय कमिश्नर गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर सहित संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा उपस्थित रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा मध्य प्रदेश शासन की पुनर्घत्वीकरण योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज परिषद में बनने वाले 32 डी टाइप एवं 32 ए टाइप बहुमंजिला आवासीय भवनों के निर्माण एवं डेवलपमेंट कार्य का भूमि पूजन किया गया। बताया गया है कि इस भवन के निर्माण के बाद चिकित्सकों को रहने के लिए एक नई सुविधा प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में बने सभी भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं और ये काफी पुराने हैं, जिनके पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिससे जनता की सेवा करने में उन्हें सहजता हो सके। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा के विकास में एक नई कड़ी जुड़ी है और धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को रहने के लिए नई सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आलीशान भवन के बन जाने के बाद चिकित्सक अपना कार्य और सहजता से कर सकेंगे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से हाल ही में 5 नए चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है, जिनके कल ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और कई नई सुविधा आ रही है। डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने कहा कि रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मध्य प्रदेश के अन्य अस्पतालों में सबसे आगे है। आज मेडिकल कॉलोनी के कायाकल्प का अभियान का शुरुआत हुई है। 64 डी टाइप और ई टाइप के मकान सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों के लिए जो लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत के बनेंगे। 8 मंजिला 4 टावर बनेंगे। नीचे ग्राउंड में पार्किंग रहेगी, ऊपर लिफ्ट रहेगी और 8 मंजिल तक 4 BHK के ये फ्लैट रहेंगे, जिससे डॉक्टरों को अच्छी आवासीय सुविधा मिल सके। और इसके साथ ही पूरे मेडिकल कॉलोनी में जो पुराने हमारे संजय गांधी और मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे चरण में पूरे मेडिकल कॉलोनी का पुराने जर्जर मकानों को गिरा के और फ्लैट बना के और अच्छे पार्क, लॉन्स, बच्चों को घूमने के लिए, खेलने के लिए स्थान, कम्युनिटी हॉल, इस प्रकार का एक संपूर्ण विकास कायाकल्प मेडिकल कॉलोनी का। इसमें हाई कोर्ट में फिर से हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको अगल बगल के जो नर्सिंग कॉलेज है, सतना में है, जबलपुर में है, शहडोल में है, उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि वो अपना एग्जाम दे सके। और इस बीच में यहाँ पर जो कमी पाई गई है, उस कमी को दूर करने के लिए 65 स्टाफ फैकल्टी मंजूर कर दी गई है नर्सिंग कॉलेज के लिए, और लगभग 10 करोड़ रुपए नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए मंजूर कर दिया गया है। तो ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी, तो फिर यहाँ नर्सिंग। कल ही हम लोगों ने 5 डॉक्टरों की भर्ती की है, जिसका भी मेरे को इसके बाद ऑर्डर निकालना है और वो कल वो लोग ज्वाइन करेंगे। और हमारे यहाँ पर कार्डियक एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर हजेला आए थे पुणे से, वो भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री का प्रयास था और आज 2 सर्जरी भी उन्होंने की है। और हम आशा करते हैं कि उन्होंने वो प्रतिबद्ध है कि वो शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए पुणे के सहस्त्र आदि हॉस्पिटल से अपनी सेवाएं यहाँ देंगे। और हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, प्रदेश के सभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से काफी ऊपर हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री के प्रयासों से काफी ऊपर चला जाएगा। हमेशा हमारे मंत्री जी का यही प्रयास रहता है कि जो हमारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है वो इतनी तत्परता से और इतने मन से यहाँ कार्य कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए उनके एक अच्छे रेसिडेंस का जहां पर इंतजाम किया जाए। उनके आने का जो उद्देश्य है सेवा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी का उद्देश्य यही रहा है कि हम इनको भी अपनी तरफ से किस तरह से अच्छी सेवाएं दे सकें। तो उसी क्रम में ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम रखा गया है और हमारे यहाँ पर जो 20 परिवार रहते हैं इनको भी एक बहुत अच्छा ही निवास रेसिडेंस दिया जाएगा और ये पूरा कैंपस इसका मंत्री जी के द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा और शुरुआत इस एरिया से की है। उसके बाद आगे जो हमारे दूसरे एफ टाइप के ब्लॉक है और जब हम सुपर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एच टाइप के क्वार्टर है उसका, फिर हमारे जो जिसमें आई और जी टाइप के जो क्वार्टर है उन सभी का। रीवा जिले में आबकारी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब इस बार 10% के बढ़ोतरी के साथ जल्द नए टेंडर खुलेंगे। आबकारी विभाग के वर्ष 2023-24 के नए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नए टेंडरों की प्रक्रिया हो जाएगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि समूह बनाए जा चुके हैं और लगातार टेंडर प्रक्रिया जारी है। इस बार 10% बढ़ोतरी के साथ नए टेंडर हो रहे हैं। समूह बनने के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया चल रही है जो 4-5 दिन में पूरी हो जाएगी। आबकारी में वर्ष 2023-24 के लिए जो समूह बनने थे वो बनाए जा चुके हैं और उन समूह में लगातार टेंडर की प्रक्रिया जारी है। टेंडर की जो प्रक्रियाएं जैसे विभाग ने तय की हैं जिन पैरामीटर्स पे वो किया गया है, 10% का इंक्रीज़ रखा गया है। जो पिछली बार का राजस्व का लक्ष्य था उसको 10% बढ़ाया गया है प्रत्येक समूह में। तो इस तरीके से टीम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में जो टेंडर की प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें समूहों के लिए नए लोगों को आना है जिन समूहों में, वो इन समूहों को ले लेंगे ताकि जिले की जो राजस्व वसूली का लक्ष्य है वो हम अगले वर्ष के लिए तय कर सकें। अभी टेंडर की प्रक्रिया डेली चल रही है और टेंडर जब तक समूह में नहीं आ जाते तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जमीनी बिक्री के विवाद के चलते कलेक्ट्रेट में पेशी करने आए 2 गुट आपस में भिड़ गए जिन्हें थाने ले जाकर समझाइश दी गई। रीवा कलेक्ट्रेट में पेशी करने आए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वाद विवाद बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंच पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों ही पक्षों को समझाइश देकर सिविल लाइन थाने भेज दिया। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ साल पहले उमेश चंद्र सोनी द्वारा अमैया स्थित 3900 स्क्वायर फीट जमीन मुन्ना सिंह से खरीदी की गई थी, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी हुई और उस जमीन पर पीड़ित ने 2 मंजिला घर भी बनवा लिया। लेकिन जब तीसरी मंजिल का काम शुरू हुआ तो पूर्व जमीन मालिक मुन्ना सिंह ने काम को रुकवा दिया। तब पीड़ित द्वारा पूछने पर उन्होंने और रुपए की मांग की, जिस पर पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया और पीड़ित ने कलेक्टर को शिकायत कर दी और मामला एडीएम न्यायालय में चलने लगा। आज दोनों ही पक्ष कलेक्ट्रेट पेशी करने पहुंचे थे, जहां आमने सामने आते ही दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर धमकी देने व जान से मारने के आरोप लगा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कर सिविल लाइन थाना भेज दिया है, जहां आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई। मेरा नाम उमेश चंद्र सोनी है। मैंने मुन्ना सिंह जी से अमैया में 3952 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, जो मेरे नाम, मेरे भैया के नाम, मेरी पत्नी के नाम और मेरी भाभी के नाम पर है। हम लोगों ने मुन्ना सिंह जी को पूरा पैसा RTGS के माध्यम से दे दिया। रजिस्ट्री में ये बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुछ भी लेना देना शेष नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद हमने अपना नामांतरण करवाया, जो लगभग 3 महीने में हुआ। 25 नवंबर को रजिस्ट्री हुई थी, जनवरी में नामांतरण हुआ। नामांतरण होने के उपरांत हमने उसी ज़मीन में नगर निगम से अपना नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने के उपरांत हमने वहाँ 1 अप्रैल से काम लगाया, 1 अप्रैल 2023 से, और हमने अपना 2 मंजिल मकान बना लिया। 2 मंजिल मकान बनाने के उपरांत जब तीसरे मंजिल पे हम काम लगाए तो मुन्ना सिंह जी एक दिन आए और ईंट पत्थर मार के हमारे लेबरों को भगा दिए, गाली गलौज देने लगे और अपशब्दों का प्रयोग किया। हम 10 दिन बाद जब जाकर के उनसे मिले कि ये गलत बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा लड़का जेल में है, जब तक मेरे लड़के की ज़मानत नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा। ऐसे तैसे करते करते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद मुन्ना सिंह जी कहना चाहिए पैसे की डिमांड करने लगे कि हमें पैसा चाहिए और हमें पैसा कम मिला है। तो हमने कहा भाई कौन सा कम मिला है, हमारे हाथ का कहीं पे लिखा हो, हमसे कोई PDC चेक लिया हो आपने या अन्य किसी तरह का
एविडेंस हो आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हमसे पैसा लीजिए। तो वो कहते हैं कि हमारा 2 मुस्लिम लोगों से एग्रीमेंट है आपको ज़मीन देने के पहले, तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप पैसा दीजिए। ये बताइए कहाँ का वो है? यदि मुस्लिम से उन्होंने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया था तो क्या हमको 1 लाख की ज़मीन दे देते? तो ये सब गलत बात है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारा कहना चाहिए ज़मीन है, पूरा पैसा दिया हुआ है। 2 मंजिल बनने के बाद उन्होंने 15 महीने बाद उन्होंने रोक लगाई। हमारे रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नगर निगम से नक्शा पास है, खसरा है, सब कुछ है। और पैसे की लालच है। हाँ, ये उनका क्या आउटलुक है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी माननीय मुन्ना सिंह जी को देना शेष नहीं है। मैं पूरा पेमेंट दे चुका हूँ उनको। हाँ बताइए। मामला जो है भैया यहाँ चल रहा है इसी अपर कलेक्टर साहब के यहाँ, और हम लोग 5 लोग आए थे घर से, आज पेशी थी। तो यहाँ आए तो हमारे चाचा जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार दी जाएगी। ज़बरदस्ती प्रशासन को बोल रहे हैं हम कुछ नहीं मानते, हम ज़बरदस्ती कब्जा ले देंगे। इसके द्वारा धमकी दी जा रही है गोली मारने की? ये अरशद अब्बासी जी के द्वारा, अरशद अब्बासी जी के द्वारा धमकी दी जा रही है हमारे चाचा जी को। विवाद कुछ नहीं भैया, यहाँ केस चल रहा है ज़मीन का, वो कागज़ भी पूरे लिए हुए हैं। यहाँ पे पेशी थी आज, ये आए हैं धमकी दे रहे हैं यहाँ पे कि हम कानून को कुछ नहीं मानते, प्रशासन को कुछ नहीं मानते। माननीय अपर कलेक्टर कहाँ हमारे बहनोई साहब की मीटिंग थी, वो पेशी थी, तो हम और बहनोई साहब हम लोग आए। तो एक हंसराज सिंह जी है जो कि आपको अब एग्रीमेंट किए हुए थे, अब आज तक पैसा नहीं दिए और कहते हैं कि पैसा मांगने आकर तो गोली मार देंगे। तो आज उन्होंने उल्टा ही केस माननीय अपर कलेक्टर कहाँ लगाया था। तो हम लोग आज पेशी थे, पेशी में हम लोग जब उपस्थित हुए तो वहाँ से वो सीधे पीछे वाले गेट से आए, तो सीधे हमको अब बोले कि हम तुमको तो देख ले, अब तुमको तो हम सीधे गोली मरवाओ। एक लड़का अभी हमारा गोली मारा है, अब हमको तुमको तो तुम्हार बाली है। अब कल माननीय उच्च न्यायालय की शायद जमानत पर उसका लड़का है, तो मैं व्यापारी आदमी हूँ साहब, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और ये लोग अपराधी किस्म के हैं, पूर्व में भी इनके बहुत सारे मुकदमे हैं। मारने की बात कौन कह रहा था? मुन्ना सिंह कहा है, बोला अभी भी उसके कम से कम 3 स्कॉर्पियो बाहर आदमी खड़े हुए हैं। आप घुमा के कैमरा दिखा लीजिए, कम से कम यहाँ पे उनके 50 आदमी हैं। और कहाँ ज़मीन ली थी? ज़मीन हमारे जो भाई साहब हैं वो लिए थे, और उनका पैसा लेके उन्होंने पैसा ना देने के लिए ये सब उन्होंने एक झूठा मुकदमा यहाँ पे लगा दिया कि उनका पैसा ना देना पड़े। उनकी कोई ज़मीन थी रामैया में, और उनको हमको हमारे भाई साहब ने बोला कि वहाँ पेशी में चलना है। मैं जाया तो हमको देखते ही उनको ज़मीन भी नहीं मिली साहब, और जो उनका पैसा है वो भी पैसा देने को, पैसा सब अनुमान में लिखा हुआ है, उनके पीछे लिखा हुआ है पैसा देने के लिए। सिर्फ ये पैसा ना देना हो, और भी जिनको ये पूर्व में भी जो रजिस्ट्रिया किए हैं उनको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, पूरा पेमेंट उनसे ले चुके हैं, वो भी बेचारे भटक रहे हैं। और हाँ, उसी ज़मीन में, हाँ उसी ज़मीन में सब है। वो इसलिए दबाव साहब, हम अभी बाहर भी उनके 3-4, पुराना मामला है ये लगभग 2 साल पुराना मामला है। हम मुझे माननीय हमारा नाम अरशद अब्बासी है। पुलिस भी माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मुझे कि इनसे अपराधियों से बचाया नहीं, ये मेरा निश्चित ही मर्डर करवाएगा, मेरे निश्चित। अगर ये 2-3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई, मेरी निश्चित मर्डर होना है। रीवा शहर में भूमाफिया अपने पंजे लगातार बढ़ा रहा है और बेशकीमती जमीनों को अपने कब्जे में ले रहा है। इसी कड़ी में मुक्तिधाम की जमीन को भी कब्जा कर लिया गया है। इन दिनों रीवा में भूमाफिया सक्रिय है, जो सरकारी व गुमनाम पड़ी ऐसी जमीनों को अपना निशाना बनाते हैं जिन्हें गरीब आम नागरिकों के निस्तार के लिए कई सालों पहले दान में दे दिया गया था। ऐसा ही एक मामला रीवा के वार्ड 5 में देखा गया, जहां कई सालों पहले यहां के जमींदार ने गरीबों के निस्तार व उनके अंतिम संस्कार के लिए 2.5 एकड़ जमीन दान में दी थी। लेकिन समय बदलता गया, राजतंत्र से लोकतंत्र का समय आया और ऐसा भी वक्त आया जब शहरों की जमीन सोने से भी ज्यादा महंगी बिकने लगी। जमीनें महंगी होने के साथ ही ऐसे लोग भी सक्रिय हुए जो जमीनों की खरीद फरोख्त करने लगे और बन गए भूमाफिया, जो किसी भी वैध या अवैध जमीनों को औने पौने दामों पर खरीद कर उन्हें ऊंची बोली लगाकर बेच देते हैं। और ऐसा ही हुआ है वार्ड 5 की इस 2.5 एकड़ जमीन के साथ, जो दी तो गई दान में थी, लेकिन उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 1.5 एकड़ भूमि तस्करों ने बेच दी और अब मुक्तिधाम के नाम से बची 1 एकड़ जमीन पर भी तस्करों की नजर है। स्थानीय लोगों व वार्ड 5 के पार्षद ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि उक्त जमीन ग्रीन बेल्ट व मुक्तिधाम के नाम से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, जिसका रुपए के दम पर फर्जीवाड़ा कर गलत दस्तावेज बनाया गया है। वहीं ग्रीन बेल्ट होने के कारण यहां किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी प्लॉटिंग कर उक्त जमीन को बेचा जा रहा है। कारण क्या है? पूरे ढेखा में गरीब बस्ती जैसे कि हरजन बस्ती, यादव बस्ती, पासी बस्ती, कहरान बस्ती,
साहू बस्ती, पासी बस्ती, सभी बस्तियां हैं। यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के लोग भी यहाँ दाह संस्कार करते हैं। पिछले 50 वर्षों से, 40 वर्ष का मैं हो गया, 40 वर्ष से तो जानकारी मुझे है कि यहाँ दाह संस्कार, छोटे छोटे बच्चों को दफनाना, ऐसे कितने एकड़ जमीन यहाँ आवंटित? ये मरघट के नाम से 1 एकड़ की जमीन है जी। इसके अगल बगल प्लाटिंग हो रही क्या? ये फर्जी तरीके से जो प्लाटिंग डीलर है संतोष पटेल नाम के हैं, ये क्या है, पहले प्लाट बेचे, फिर धीरे धीरे इधर कोई आता नहीं था, तो जब आता नहीं था तो ये इधर बेचते चले गए। फिर इसके बाद मेरी भाभी पार्षद बनी सुधा सिंह जी, हमारा आना जाना इधर हुआ। तो इधर आपने देखा होगा कि बाढ़ आई थी तो नाला चौड़ीकरण किया गया था नगर निगम के द्वारा। तो जब चौड़ीकरण किया गया था तो ये कई प्लाट ग्रीन बेल्ट में आ गए थे, परमिशन नहीं मिलती थी लोगों को। तो ग्रीन जोन के कारण अब ये 5, 6, 7 साल बाद यहाँ आप देखिए ग्रीन जोन भी है, और जो मरघट दर्ज है जमीन में, उस जमीन में प्लाटिंग हो रही है। बोर करा रहे हैं लोग, रात में बोर कराते हैं, जमीन बिक रही है, प्लाटिंग हो रही है। न मकान का परमिशन होगा, नगर निगम से बाकायदा परमिशन लेना चाहिए और नामांकन कराना चाहिए है, और ना अभी सीमांकन हुआ। सीमांकन हो जाता, आप प्लाट देखते, पटवारी को बुलाते, तहसीलदार को बुलाते। अब हम लोगों को, ये गरीब जनता यहाँ आती रहती है, कोई बकरी लेके आते हैं, कोई चारा काटने आते हैं, ये आते रहते हैं, इनकी आस्था लगी है। इन्होंने मुझे सूचना दी कि पार्षद जी यहाँ निर्माण हो रहा। हम आए, हमने यहाँ जो कुछ संतोष पटेल जो प्लाटिंग कर रहे हैं उनसे संपर्क किया। उन्होंने गुंडाईपुर में बात की, भावपूर्व बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं बेचूंगा, ऐसे है वो है। हमने कहा आप बेचो, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम कलेक्टर के पास जाएंगे, नगर निगम कमिश्नर के पास अपने जाएंगे, बात करेंगे कि भाई इस तरह आला अधिकारी को सूचना दी इसके? हाँ, अभी दिया है हमने, पटवारी से संपर्क की है। पटवारी ने भी रोक लगाया है इनको कि आप बिना वहाँ उसके आप काम नहीं लगाएंगे। तो कल परसों पटवारी साहब भी बोले हैं आने को, और हमारी मांग है कि यहाँ सीमांकन किया जाए और हमारे मरघट का बाउंड्री वाल और हमारे सेट का मेंटेनेंस किया जाए, एक कमरा बनाया जाए, ताकि यहाँ गरीब जनता, बहुत सी जनता ऐसी होती है कि ख़त्म रात को हो जाते हैं तो बेचारी घर में रखती है, तो एक कमरा बना दिया जाए ताकि बॉडी वो यहाँ रख सके और बाउंड्री वाल कर दे। मैं ये नहीं कहता, यहाँ के लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। वो आता नहीं है, दिखा करता बेच ले, दादारे बन गए। अब जब मट्टी जलती है तो कहते कि दुकाना आता हमारे घर में, काहे बना? हम लोग लहास लेकर आते हैं तो बोलते हैं मेरे द्वारे में न बैठा, हमारे द्वारे में न बैठा। जई तो जई कहाँ, हले घर बना लिया। तो हम तो यही कहते हैं बाउंड्री हो जाए तो कम से कम किसी के द्वारे में नहीं बैठेंगे। जहाँ मेरी लहास जाए करेगी तो हम लोग बैठेंगे, किसी के द्वारे में नहीं जाने का। ये मरघट बना दाई। अरे ये मरघट बहुत साल के बनी है यार, कम से कम नहीं तब 120 साल, 5 साल के। 5 साल अरे हाँ हो गया 200 साल। अब हम पंचायत जो मान ले कि आधे मारे जाए थे तो कहाँ जा लगता कि ये क्या परेशानी हो गई? परेशानी क्या हो गई? अब परेशानी अब की ये घर बनाए लेते तो मने कहाँ से आई जाई, कहाँ से के बहु जाही जिंदा तलाई कहाँ से आई? अब घर बनाए लेते। 50 बरस से ये मरघट, जब से हम 50 साल हम यहाँ आए हो गया, तो ये मरघट कुछ थी नहीं रही है। अब यहाँ कहाँ जाइए? देखिए यहाँ से घर बन रहा है, इधर घर बन रहा है, तो बताइए कहाँ जाइए? हम ये चाहते कि बाउंड्री हो, एक गेट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा का एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी ही रीवा वासी हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। रीवा एयरपोर्ट बनने और यहां से उड़ान भरने का रीवा सहित विंध्य के लोगों को लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नवनिर्मित एयरपोर्ट की तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं। एयरपोर्ट का रनवे बनकर तैयार हो चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे का टेस्ट भी कर लिया है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है। बेसिक काम पूरे हो चुके हैं। कुल मिलाकर रीवा एयरपोर्ट अब प्लेनों के उड़ान के लिए तैयार है और जल्द ही यहां से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि मार्च माह में ही यहां से एरोप्लेन दूर की उड़ान भरेंगे। चौरहटा एयरपोर्ट शुरू हो जाने के बाद न सिर्फ रीवा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि पूरे विंध्य के लोग लाभ उठा सकेंगे। रीवा का एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। एयरपोर्ट का जो रनवे का फ्रिक्शन टेस्ट है वो भी हो चुका है और जो बाकी तैयारियां हैं वो भी लगभग अंतिम चरण में हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन के कुछ काम हैं जो अभी चल रहे हैं, हालांकि वो काम भी ऐसे हैं जिनको चलते हुए भी हम लोग एयरपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशंस स्टार्ट करने के लिए भी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो लगातार प्रयास कर रही है और उन्होंने अपनी तैयारियां की हुई हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनना था वो पूरा हो चुका है, रनवे तैयार है, टर्मिनल बिल्डिंग लगभग अपने अंतिम चरण में है, हाउसकीपिंग और छोटे मोटे जो फिनिशिंग के काम रहते हैं वो चल रहे हैं। रनवे पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। लैंड एक्विजिशन उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें इस फेज़ के एयरपोर्ट के लिए आवश्यक थी वो सभी कंप्लीट की जा चुकी हैं। तो हम सभी लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम के साथ में बात हुई है कि मार्च महीने में ही रीवा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स का संचालन है वो शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ही जो काफ़ी समय से हम सभी लोग वेट कर रहे हैं, रीवा का एयरपोर्ट बनके तैयार होगा। ये मतलब कहाँ से फ्लाइटें चलेगी उसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी अभी तैयारी कर रही है और प्रयास किया जा रहा है कि अच्छी कनेक्टिविटी रीवा ज़िले को मिले, क्योंकि ये इस क्षेत्र में न सिर्फ रीवा ज़िले के लिए बल्कि जो आसपास के भी ज़िले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट होगा। तो इसीलिए इस पर अभी काम चल रहा है। लोकार्पण वगैरह कौन करेगा? लोकार्पण की तैयारियां भी चल रही हैं। जैसे ही ऑपरेशंस डिसाइड हो जाएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वैसे ही जो ऑफिशियल ऑपरेशन फ्लाइट्स का उसके साथ में ही लोकार्पण की तैयारियां भी तैयारी है। और जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके लिए अपनी उनकी जो लाइसेंस और बाकी दीगर तैयारियां रहती हैं जैसे ही पूरी होंगी वैसे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439।
शिव बारात आयोजन समिति ने आज बाइक रैली निकाली और महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह में सम्मिलित होने सार्वजनिक आमंत्रण दिया। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। व्यंकट रोड रीवा स्थित बैजू धर्मशाला के प्रांगण से 8 मार्च को प्रातःकाल 9 बजे बारात निकाली जाएगी। भोलेनाथ की बारात बैजू धर्मशाला से प्रारंभ होकर संपूर्ण शहर का भ्रमण कर पचमठा आश्रम पहुंचेगी, जहां शिव पार्वती का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न होगा। कार्यक्रम को लेकर शिव बारात आयोजन समिति द्वारा आज बैजू धर्मशाला से बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस पचमठा धाम पहुंची। इस बाइक यात्रा का उद्देश्य शहर के लोगों को शिव बारात आयोजन में शामिल होने निमंत्रित करना था। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात आयोजन समिति द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है शिवरात्रि के पावन अवसर पर। उसी के संदर्भ में आज ये वाहन रैली पूरे शहर में भ्रमण करते हुए लोगों को आमंत्रित करेगी कि वह कार्यक्रम में आए और वहाँ हमारी बारात में शामिल हो और पचमठा धाम में जो भव्य आयोजन हो रहा है उसमें शामिल हो और प्रसाद ग्रहण करें। उसी के लिए जो शहर में हमारी शोभा यात्रा नहीं निकल पाती है उन जगह आज हम ये वाहन रैली निकालकर सभी को कार्यक्रम के विषय में सूचित करेंगे। ये बाइक रैली कहाँ से होगी? ये बाइक रैली अपनी बैजू धर्मशाला से प्रारंभ होकर आपके जय स्तंभ से पुराना बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड, काले चौराहा, सिनेमा चौराहा, नया बस स्टैंड और उधर से समान तिराहा से होते हुए पिछिया होते हुए पचमठा धाम में समापन होगा। आज के खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।